जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बहुत शानदार और अति महत्वपूर्ण सवालों को साथियों देखेंगे जो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने अभी तक साथियों इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप इस चैनल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे हिंदी के पूरे साथियों 20 सवाल, उसके बाद जीके प्लस करंट अफेयर के पूरे 20 सवाल, और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस लिए हैं और साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस लिए हैं। तो तैयार हो जाइए साथियों। अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हिंदी के 20 सवालों में से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं ये भी एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है, यानी कि आहार का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आहार का विलोम क्या हो जाएगा, आहार का विलोम निराहार हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द मुझे बता दीजिए। जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या कहा जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्राप्त हो सके उसको प्राप्त कहा जाता है। क्या जो प्राप्त हो सके उसको क्या कहा जाता है, उसको तो प्राप्त कहा जाता है, लेकिन जो प्राप्त ना हो सके उसको अप्राप्त कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल में साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा देखिए करके। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताने, यानी कि जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। जो कुछ नहीं जानता है, देखिए जो सब कुछ जानता है, क्या जो जो सब जानता है, जो सब जानता हो उसको तो क्या कहा जाएगा, उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे साथ तो ऐसे करके पूछ लिया जाए, जो जानकारी रखता है, क्या जो जानकारी रखता है, जो जानकारी रखता है उसको भिज्ञ कहा जाता है। जो जानकारी रखता है उसको भिज्ञ कहा जाता है, जो सब जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, और जो कुछ नहीं जानता है साथियों उसको क्या कहा जाएगा, अज्ञ कहा जाएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखेंगे, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। देखिए सवाल को बताइए राइट आंसर क्या होगा। खाली जगह में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द आएगा। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें, हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी, तो कभी ऐसी युद्ध नहीं देखा था, कभी ऐसा संग्राम नहीं देखा था, कभी ऐसा रक्तपात नहीं देखा था, कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। देखिए ये पुल्लिंग शब्द है, इनके साथ ऐसा का इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन यहां पर लड़ाई एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैं कहूंगा इसके साथ ऐसी चल जाएगा। तो यहां पर आपका शब्द जो आएगा वो लड़ाई आएगा। कौन सा आएगा, लड़ाई आएगा। ठीक है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। देखिए जिसका ज्ञान, अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको अनपढ़ कहा जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर बात करें जिसको ना जानते हो, क्या जिसको ना जानते हो, जैसे कि आप है, मान लीजिए किसी को अगर नहीं जानते तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको अनजान कहेंगे, ठीक है ना। जिसको कोई ना ज्ञान हो, जिसको ज्ञान ही कोई ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको साथियों अज्ञानी कहा जाएगा। लेकिन जिसका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा। यह आपको मालूम होना चाहिए, अल्प का मतलब होता है साथियों कम। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। अब यहां पर आपको बताना है दिए गए वाक्य के किस भाग में आपको त्रुटि देखने को साथियों मिल रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें, पौरुषत्व नहीं होना चाहिए, पुरुष तत्व होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था साथियों, ये हो गया आपका पुरुष और ये हो गया आपका तत्व। तो ये वाला इस वर्ड की जगह पर ये वाला वर्ड आना चाहिए था, तो मैं कहूंगा दिक्कत यहां पर है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आपको बताने कि अब इसमें दिक्कत त्रुटि कहां पर है। आपसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, कोई त्रुटि नहीं। यहां पर कहां पर त्रुटि है साथियों, मुझे बता दीजिए। चलिए चलिए बताइए। कोई अगर त्रुटि नहीं है तो वो भी साथियों आपको बताना है।
चलिए, तो इसमें यहां पर दिक्कत है, यहां पर दिक्कत है, 2 आपका राइट आंसर क्योंकि 2 नंबर पर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरे का मतलब क्या होता है साथियों, बता दीजिए मुझे। तो बेतुकी बातें करना नहीं, बुरी राय देना साथियों नहीं, पंडित के घर में मूर्खता आचरण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, अंडरलाइन है रोटरी क्लब की सौजन्यता, ठीक है, सौजन्यता से हुआ इस कक्ष का निर्माण। अब इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है तो गलत है। देखिए इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ, ये नहीं होना चाहिए। रोटरी क्लब का सौजन्य से हुआ, ये भी गलत है। रोटरी क्लब के सौजन्यता से हुआ, ये भी गलत है। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ, ये बिल्कुल सही है। अब ये बिल्कुल सही है साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो मुझे बता दीजिए साथियों कौन से वर्ड की कौन सा शब्द यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए विषाद की जब हम बात करते हैं तो विषाद कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है विषाद, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। नंबर का साथियों सवाल ही कह रहे कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि मूक का आपको बताने के विलोम क्या होता है, मूक का विलोम। तो मूक के विलोम को तो साथियों क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, यहां पर कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, मुझे बताइए। तो इनमें से कौन सा साथियों परिणय का समानार्थी नहीं है, बताइए। तो परिणय की अगर बात करें, परिणय को शादी कहा जाता है, विवाह कहा जाता है, उसके अलावा पारिग्रहण भी कहा जाता है, लेकिन पाणी ग्रहीता नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी कि यहां पर साथियों छपित की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है, या इस पुस्तक का मौखिक मूल्य कितना है, ये भी नहीं होगा। प्रकाशित मूल्य कितना है, ये भी नहीं होगा। मुद्रित मूल्य कितना है, ये हो जाएगा। यानी कि इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, ये होना चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फट पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है ना। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। तो फट पड़ने का मतलब क्या एकदम गुस्से में हो जाना है, बिल्कुल। बिखर जाना तो नहीं होगा, आश्चर्यचकित हो जाना भी नहीं होगा, पिघल जाना भी नहीं होगा, एकदम गुस्से में हो जाना यानी कि फट पड़ना। उसके बाद देखिए खग का पर्यायवाची यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो देखिए खग किसको कहा जाता है, खग जैसे कि मान लीजिए चिड़िया है ना, तो चिड़िया को कह सकते हैं खग, क्या चिड़िया को साथियों खग कह सकते हैं। उसके अलावा चिड़िया को पखेरु भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पखेरु भी कहा जाता है, परिंदा भी कहा जाता है, बिल्कुल साथियों परिंदा भी कहा जाता है। उसके अलावा विहंग भी कहा जाता है, चिड़िया को विहंग भी कहते हैं, ठीक है ना। और नभ में चरती है तो साथियों इसको नभचर भी कहते हैं। मैं कहूंगा खग का मतलब परिंदा होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपको देखिए रिक्त स्थान की अगर बात करें, जैसे आपके PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसी पर आधारित साथियों मैं आपके लिए फुल मॉक टेस्ट बनाकर लाता हूं। मेरा मानना है कि अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, तो आपका एग्जाम जो SSC GD का लगा हुआ है ना, ये बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हिंदी के सेक्शन में भैया 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 20 आपके सही होना चाहिए। GS के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 20 तो नहीं, खैर 20 में से हाँ इतना स्कोर करा दूंगा कि 13-14 आपके बिल्कुल सही हो जाएं। उसके अलावा रीजनिंग में कोई मैं नहीं कसर छोड़ूंगा, 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे, और मैथ में भी साथियों 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट की बात करें तो साथियों 60 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आपने इसमें 13 भी कर लिए साथियों तो 73 क्वेश्चन हो गए, और यही मेरा टारगेट है कि 80 क्वेश्चन में से इतना आपको पढ़ा दूंगा कि 73 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाए। यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि मनीष के मुख पर ओज झलकता है, नहीं, ओज झलकता है, हो सकता है ये साहस झलकता है,
पौरुष, देखिए पौरुष नहीं होगा, दम भी नहीं होगा, मैं कहूंगा ओज ही यहां पर होना चाहिए, यानी कि क्या कहा गया है, मनीष के मुख पर ओज झलकता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ठीक है, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए या दिलाना चाहिए या आना चाहिए, लेना चाहिए, मैं कहूंगा यहां पर जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, कराना चाहिए आएगा, यानी कि तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए कि हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है, फटाफट साथियों बताइए। तो हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है, ये तो गलत है, ठीक है, इसमें ता में बड़ा का आ गया, ये भी गलत है। मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में हस्तक्षेप है ना, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। साथियों फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए, क्योंकि लगातार मेरी नजर आपके कमेंट सेक्शन की तरफ भी पड़ी हुई है, वहां पर भी साथियों लगभग मैं देखता रहता हूं कि भाई कौन कौन आंसर सही दे रहा है यहां पर, ठीक है। तो आप लोग हर एक सवाल का आंसर दीजिए। और अभी तो हिंदी चल रही है, अभी जीके जीएस चलेगा, अभी रीजनिंग चलेगी, अभी मैथ चलेगी। आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखना है, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है, तभी ये सारी चीजें साथियों आपको तैयार हो पाएंगी, ठीक है। चलिए, यानी कि परीक्षा के दिन तक उसने एक कहानी नहीं पढ़ा था, ये होना चाहिए, या एक पुस्तक नहीं पढ़ा था, ये होना चाहिए, हिंदी नहीं पढ़ा था, या एक अक्षर नहीं पढ़ा था, क्या यहां पर होता है। तो मैं कहूंगा परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, ये होता है, ये कहावत होती है साथियों एक तरीके से। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, फटाफट साथियों बताइए। चलिए, यानी कि यहां पर अगर बात करें आधुनिकीकरण कैसे लिखा जाता है, देखिए आधुनिकीकरण कैसे लिखा जाता है, क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे भी नहीं, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आधुनिकी, ठीक है ना, आधुनिकीकरण ऐसे लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें, अब आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे और साथियों करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे के पूरे 20 सवाल। कह रही है 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था बताइए। क्या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था, नहीं। नरमपंथी और चरमपंथी के बीच हुआ था, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच ही हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव साथियों कौन थे, तो मैं कहूंगा ए ओ ह्यूम की अगर बात करें तो यही तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। उसके बाद देखिए 1947 यानी कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, मुझे बताइए। यहां यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों संयुक्त प्रांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का, तो मैं कहूंगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, विंस्टन चर्चिल की बात चल रही है। विंस्टन चर्चिल नहीं, विंस्टन चर्चिल ही साथियों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। उसके बाद देखिए हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, बताइए। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, कम से कम अनुच्छेद 100 आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 100 का यह कहना है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य करते नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष करते, बिल्कुल सही। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला देखिए कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है, तो मैं कहूंगा यहां पर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह क्या है साथियों, बाली हंसिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि मंगल ग्रह में कितने उपग्रह होते हैं, तो मंगल ग्रह के तो साथियों 2 उपग्रह, कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह। इन सभी सवालों को आपको तैयार रखना है साथियों, क्योंकि सवाल आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एग्जामिनर इन्हीं सवालों को साथियों चयन करेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये एक तरीके से ये एक अनुभव है। ठीक है, चलिए
यानी कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ब्लू प्लेनेट के रूप में साथियों पृथ्वी जानी जाती है, यानी कि कहते नहीं भाई ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है बताइए? तो यहां पर अगर साथियों ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो अमेजन बेसिन आप लोग बता देंगे कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है बताइए? तो इसमें से साथियों कौन सा घास का मैदान नहीं है, फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। देखिए सवाना घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान ये आपने सुना होगा, लेकिन फेन घास का मैदान साथियों आपने यहां पर नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा तो ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों कोणार्क मंदिर की, तो कोणार्क मंदिर को ही, ठीक है ना, यूरोपीय नाविकों के द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लीलावती की बात चल रही है। क्या लीलावती की बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक तरीके से मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है? तो लीलावती है। अगला देखिए कह रहे कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है साथियों? वाराह मिहिर इसके लेखक है। कौन है? पंच सिद्धांत के लेखक भी वाराह मिहिर हैं, बृहत संहिता के लेखक भी वाराह मिहिर हैं और सांख्य सिद्धांत के लेखक भी वाराह मिहिर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए करके भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डोपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो ये साथियों करंट अफेयर के सवाल आपके यहां से शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर वियतनाम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत ने वियतनाम देश से आयातित स्टील पर डोपिंग रोधी जांच शुरू की है। अगला देखिए 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो मैं कहूंगा ये नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों? नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान का शुभारंभ किया है। अगला देखिए भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो मैं कहूंगा साथियों IGI दिल्ली एयरपोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अगला देखिए कहने के आनंद महिंद्रा को कहां स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो यहां पर अगर साथियों बात करें, आप लोग भी साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा बांग्लादेश को 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर CNA RMADA का शुभारंभ किया है? तो मैं कहूंगा IIT इंदौर के साथ मिलकर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और मुझे बताते रहिएगा। मेरे सोल्यूशन करने से पहले आप अपना आंसर साथियों बताते रहिएगा। तो पहला सवाल करेगा उस विकल्प का चयन करिए जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें DU यहां पर है, DU यहां पर है, DU यहां पर है, DU यहां पर है, DU यहां पर है। अब इसमें देखिए सबसे पहले यहां पर कौन सा लेटर आता है, फटाफट बताइए। R या T या B या S? ये देखिए B वाला सबसे पहले आता है, तो 3 आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों कौन सा आता है? उसके बाद साथियों आपका R T, तो मैं कहूंगा R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, S 19 पर आता है, तो फिर 1 आ जाएगा, यानी कि 3 और 1 आ गया। उसके बाद साथियों क्या आता है? S 19 पर आता है और T 20 पर आता है। इसमें से कोई ना कोई पहले आएगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा T यहां पर E आ जाएगा, यहां पर B आ जाएगा, तो 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा और उसके बाद बचा हुआ ये साथियों 2 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड रुकिए। देखिए हाँ, हमने 2 ले लिए थे ना, कितने ले लिए थे साथियों? यहाँ पर हमने 2 ले लिए थे। एक बार फिर से मैं आपको बतला देता हूँ। यहाँ पर ये तो एक तो 3 वाला हो चुका था और साथियों 1 वाला हो चुका था। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं DUT, ये तो T है, ये तो बाद में आएगा, ये ऐसा, इसको पकड़ो पहले, S और T, S और T,
ठीक है। अब ई या बी पहले आएगा, तो बी पहले आता है, ई थोड़ी ना, तो ये 5 वाला साथियों पहले आएगा, 5 वाला पहले आएगा, उसके बाद साथियों ये 4 वाला आ जाएगा और उसके बाद ये 2 वाला आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 315 42 कहां पर लिखा हुआ है, 315 42 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे हैं कि उस दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा यह जा रहा है कि आखिर PEA है, उसके बाद SJH है, उसके बाद VOO है, YTV है, उसके बाद 3 लेटर यहां पर कौन से आएंगे। तो आपके सामने चैलेंज ये है कि इसके बाद 3 लेटर कौन से आ सकते हैं, ये आपको बताने। देखिए P होता है 16 पर, कितने पर होता है साथियों, P होता है आपका 16 पर, 16 से 19 हुआ, 19 हुआ, 19 से साथियों 22 हुआ, V 22 पर आता है और ये आपका 25 हो गया। तो मैं कहूंगा 3 3 3 बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें जब हम साथियों 3 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा Z, A और B, यानी कि यहां पर B आ जाएगा। तो B सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप अगले नंबर पर चले जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। देखिए E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है। तो यहां पर क्या आएगा, Y आएगा, Y यहां पर लिखा हुआ है। A की बात करें, A 1 पर आता है, ठीक है ना। H हो गया 7 बढ़ा दिया गया, H से 15 हो गया है, यानी कि 7 बढ़ा दिया गया, यहां पर भी 7 बढ़ा दिया गया है। तो जब साथियों V में 7 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा C यहां पर आ जाएगा। तो BYC जिनका भी आंसर है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अब यहां पर साथियों नंबर सीरीज वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। इस सवाल को कैलकुलेट करिए। कह रहे कि सबसे पहले 345 है, उसके बाद 334 हो गया, उसके बाद 320 हो गया, फिर 303 हो गया, फिर 283, फिर 260। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, फटाफट साथियों आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, अगर हम इसको साथियों यहां पर लिखें, 345 हो गया, 334 हो गया, 320 हो गया आपका, और 303 हो गया, उसके बाद 283 हो गया और 260 हो गया। यहां पर आपका, यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको कुल मिला के बताना। देखिए 345 से 334 हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर कितना घटाया गया है, मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर -11 घटाया गया है, ठीक है, ये बनाने के लिए। और 334 से जो 320 हुआ है, मैं कहूंगा साथियों -14 घटाया गया है, -14 हुआ है। 320 से, ठीक है, 303 हुआ है साथियों, 17 घटाया गया है। और मैं कहूंगा 330 से अगर 283 हम माइनस करते हैं साथियों, तो माइनस यहां पर 20 आ जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, 283 से 260 हुआ है, तो यहां पर 23 आ जाएगा। अब आपको बताने कि यहां पर 260 में से कितना घटाएं ताकि ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाए। अब देखिए 11 से 14 हुआ, कितना बढ़ाया गया साथियों, 3 बढ़ाया गया। 14 से 17 हुआ, 3 बढ़ाया गया। 17 से 20 हुआ, 3 बढ़ाया गया, फिर यहां पर 3 बढ़ाएगा, तो मैं कहूंगा यहां पर 3 बढ़ाएंगे, 26 आ जाएगा। यानी कि 260 में से हमें 26 को घटाना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 234 यहां पर नंबर आ जाएगा। 234 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो इनका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। मैं देख पा रहा हूं कुछ सारे लोगों का यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले नंबर का सवाल देखते हैं साथियों, और इस सवाल का आप लोग यहां पर आंसर बताइए। इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, ठीक है ना। क्या प्लस भाग को बदल दें आपस में, तो इन सब को पूरे को कैलकुलेट करके 133 आ जाए, या प्लस गुणा को बदल दिया जाए, या गुणा भाग को बदल दिया जाए, या गुणा माइनस को बदल दिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे नीचे से चलते हैं, यानी कि हम इसको सबसे पहले साथियों ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यानी कि गुणा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर गुणा करेंगे। तो 5 है, 5 लिख लीजिए, 24 है, 24 लिख लीजिए, 17 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया, इसको कैलकुलेट करके 133 आना चाहिए। अब देखिए यहां पर माइनस है ना, तो माइनस की जगह पर गुणा लिखना है, गुणा लिख लिया। प्लस है, प्लस का प्लस आ जाएगा। गुणा है, गुणा की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। और यहां पर भाग है, तो भाग की जगह पर भाग आ जाएगा। अब आप देखोगे सबसे पहले इसमें भाग सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करोगे, 4 चौक 16, यानी कि 4 आ गया, ये 17 आ गया, और 5 की गुणा 24 से कर दो, कितना आ जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से 24 पंजे 120 होते हैं। तो यहां पर साथियों कितना हो जाएगा, 120 और 17 कितना हो जाएगा, 30 और 137 हो जाएगा, -4। यहां पर साथियों कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 133 हो जाएगा। तो बिल्कुल 133 बराबर 133 आ चुका है, यानी कि यही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए है साथियों। इस सवाल को देखिएगा और अच्छे तरीके से थोड़ा आंसर, इसका सॉल्यूशन साथियों सभी कुछ करने की कोशिश करिएगा। चलिए
क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर आपसे कहा जा रहा है, कह रहे कि एक परिवार में 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, एम एन पी क्यू आर और एस, 6 व्यक्ति हैं। यानी कि एस जो है ना, एस ये एम की दादी है, यानी कि एम की दादी कौन है, एस है, यानी कि पी आर की बहन है। तो जितना जितना हमें समझ में आ रहा है ना, हम उतना उतना कर देते हैं। कह रहे कि पी आर की बहन है, तो साथियों हम बना लेते, पी जो है ना, पी ये आर की बहन है, पी, ठीक है, पी जो है ना ये आर की बहन है, यानी कि ये महिला होगी, माइनस हमने इसके लिए बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद पी के पिता एन है, यानी कि ये जो पी है ना, पी, इनके पिता कौन हो जाएंगे, इनके पिता एन हो गए, इनके पिता एन हो गए। कह रहे कि क्यू और आर का इकलौता पुत्र है एम, तो आर यहां पर हो गया, अगर हम Q यहां पर बना दें, यानी कि R और Q ये दोनों पति पत्नी है, और इनका इकलौता जो पुत्र है साथियों वो कौन है, वो मैं कह सकता हूं वो साथियों M है। यहां पर कहा गया है कि M Q और R का इकलौता पुत्र है, कह रहे कि N की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, यानी कि N की कोई विवाहित पुत्री नहीं, ये दोनों बहन भाई थे ना आपस में, ठीक है, ये तो इनकी बेटी थी, ये हो सकता हो इनका बेटा वगैरह हो, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं, अच्छा यहां पर एक लाइन रह गई थी, कह रही कि एस एम की दादी, यानी कि एम की दादी कौन हो गई, एस हो गई। तो कैसे बनाएंगे साथियों, ये इनके पिताजी हो गए, फिर ये इनके एक तरीके से पिताजी हो गए, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा, कहा गया है, कहा गया ये है, हाँ, तो एम की दादी एस हो गई। तो मैं कहूंगा साथियों, क्या यहां पर अगर बात करते, अगर यहां पर साथियों बना देते हैं, ये तो पिता है ना, ठीक है, ये पिता हैं, ये तो दादा होंगे ना, इनकी पत्नी मान लीजिए ये हो गई एस, तो ये दादी होंगे, तो एम की दादी एस हो गई, ये भी हमने यहां पर क्लियर कर लिया। अब कह रहे कि एन से क्या संबंध है एम का, यानी कि एन क्या कहेगा एम को, तो एन क्या कहेगा एम को, अरे भाई बेटे का बेटा यानी कि अपना पोता ही तो कहेगा, क्या कहेगा, पोता कहेगा। तो पोता कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। चलिए भाई, चलिए देखिए इसमें क्या है साथियों, कुछ नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर AHKRQP लिख दिया जाए और यहां पर ये एक दर्पण बना दिया जाए तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा देखिए जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले बन जाएगा, यानी कि P बन जाएगा, और P का मुंह ऐसे है ना तो ऐसे बन जाएगा। Q की अगर बात करें, Q की ये लाइन इधर के लिए हो जाएगी, R साथियों ऐसे बन जाएगा, K की बात करें ऐसे बन जाएगा, H जैसा वैसा रहेगा, A जैसा वैसा रहेगा। तो ऐसा कहां पर साथियों आपको दिख रहा है, मैं कहूंगा ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह यहां पर दिए गए जिनमें से किसी प्रकार से एक असंगत है, यानी कि एक साथियों यहां पर आपको जो है ना वो अलग लगेगा, यानी कि एक में एक अलग रूल लगा हुआ है और 3 में अलग रूल लगे हुए हैं, ठीक। तो आपको बताना है वो एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक अलग रूल लगा हुआ, बस इतनी सी बात आपको बताना है। तो इसके लिए साथियों हम क्या करेंगे, जरा देखिए, देखिए K आता है 11 पर, N आता है 14 पर, Q आता है 17 पर, T आता है 20 पर, उसी प्रकार H आता है 8 पर, L आता है 12 पर, और O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, B आता है 2 पर, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, K आता है 11 पर, उसके बाद P आता है 16 पर, S आता है 19 पर, V आता है 22 पर, और Y आता है 25 पर। अब देखिए यहां पर आपको यह देखना है कि कितना कितना बढ़ रहा है। देखिए 16 से 9, 16 से 19 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 19 से 22 हुआ तो 3 बढ़ा, 22 से 25 हुआ 3 बढ़ा, यानी कि इसमें 3 3 3 बढ़ रहा है। इसकी बात करें तो 2 से 5 यानी कि 3 बढ़ा, 5 से 8 3 बढ़ा, 8 से 11 हुआ, यानी कि इसमें भी 3 3 3 बढ़ रहा है। और यहां पर 8 से 12 हुआ, यहां पर 4 बढ़ा दिया गया, यहां पर 4 बढ़ा दिया गया, ये तो एकदम से अलग हो गया। अच्छा 11 से 14 3 बढ़ाया, 14 17 3 बढ़ाया, ये भी यहां पर भी 3 बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा ये वाला सबसे अलग हो जाएगा, तीनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 3 की जगह पर एक जगह पर 4 बढ़ रहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कहने कि उस विकल्प का चयन कीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको देखकर समझ जाइए कि जैसे यहां पर अगर बात करें DKLH से क्या करना है, यहां पर साथियों कुछ नहीं करना है, DKLH को GPSQ लिख देना है। तो FRLP को साथियों
साथियों क्या लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो 4 लेटर आएंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये 4 पर होता है, ये 11 पर होता है, ये 12 पर होता है, ये 8 पर होता है। उसी प्रकार G 7 पर होता है, P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, Q साथियों 17 पर होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आखिर लॉजिक क्या लगा हुआ है, यानी कि कितने कितने नंबर बढ़ाए गए हैं। तो ये 4 से 7 हुआ, यानी कि 3 बढ़ाया गया। ये 11 से साथियों कितना हो गया, ये 11 से साथियों 16 हो गया, कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया। और 12 से 19 हो गया साथियों, कितना बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया। और 8 से 17 हो गया, कितना हो गया भाई साहब, 8 से 8 से 17 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर तो 9 बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 3 5 7 9 ऐसे करके बढ़ाया जा रहा है। तो क्या यहां पर भी यही रूल लगेगा, क्या इसमें भी 3 बढ़ेगा। F होता है साथियों 6 पर, R 18 पर, L 12 पर, P साथियों 16 पर। तो 6 में जब 3 बढ़ाएंगे तो 9 आएगा। 9 कहां पर है, 9 पर I होता है, एक I यहां पर है और एक I यहां पर है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद R 18 पर होता है तो 5 बढ़ना है, तो मैं कहूंगा कितना बढ़ जाएगा साथियों, W 23 आ जाएगा। 23 आ जाएगा तो W हो जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। आई और W कहां पर है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहां पर L 12 पर होता है, जब साथियों 7 बढ़ाएंगे तो 19 आ जाएगा। 19 पर S होता है, तो मैं कहूंगा S ऑप्शन नंबर डी वाले में है, I W S और Y। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि सही जवाब क्या होगा। कह रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के द्वारा चिन्हित एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। चयन करें कि जो 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी, यानी कि 4 संख्या यहां पर है, यानी कि इसका विपरीत पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी, बस इतनी सी बात आपको बताना है। अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, 1 3 4 और 1 3 6, तो मैं कहूंगा यहां पर ये भी 1 3 है, यहां पर ये भी 1 3 है। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो, 2 पासे दिखे और 2 जगह पर आपको सेम सेम दिखे, 1 1 3 यहां पर भी और 1 3 यहां पर भी, या हो सकता है इसकी जगह पर कोई और नंबर हो, यानी कि 2 नंबर इसके सेम और इसके सेम, तो मैं कहूंगा कि जो जो बचता है वो उसका विलोम होता है। एक तो ये बचा और एक ये बचा, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 साथियों 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 6 तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, तो ये चीज साथियों आपको समझ में आई, अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए साथियों, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 6 मित्र हैं P Q R S T U, एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। यानी कि साथियों एक वृत्त हम बना लेते हैं और 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो ये वृत्त की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करिए। कह रहे कि एस जो है ना, एस ये यू और क्यू के बीच में है, तो अभी इसको स्किप कर दो, क्योंकि हम एस को तो बीच में बना लेंगे, लेकिन ये नहीं पता ना कि यू और क्यू, क्या पता क्यू इधर है, क्या पता यू इधर है, तो इसलिए स्किप कर दो। कह रहे कि एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है पी। ठीक है, तो मान लीजिए एस अगर हम यहां पर बनाए तो एस का बायां किधर हो जाएगा, दूसरा यहां पर हो जाएगा। यानी कि पी जो है ना, पी ये एस के तो बाएं दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्यू के बीच बैठा है। ये क्या दिक्कत है। अच्छा सही है सही है। एस जो है ना, अच्छा इसी को तो हमने स्किप किया था। अच्छा ओके ओके ओके, इसको हम पढ़ लें भाई साहब, इसको नहीं, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। एस के बाएं दूसरे स्थान पर है पी, तो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है पी और टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यानी कि पी जो है ना, ये टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहां पर बनाएंगे 1 2, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया पी, ये कहने का मतलब है यहां पर। उसके बाद कह रहे हैं कि टी और एस के बीच में क्यू है, तो टी और एस के बीच में कौन है, क्यू है, तो यहां पर क्यू आ जाएगा। अब इसको पढ़िए, कह रहे कि यू और क्यू के बीच में एस है, तो यू और क्यू, तो यू और क्यू के बीच में एस हो गया। इतनी बात क्लियर। अब बचा कौन सा, तो इसमें से कौन बचा, मैं कहूंगा आर बचा, तो आर यहां पर आ जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा गया है, कह रहे कि एस के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने तो आर बैठा है, तो आर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर।
कहेंगे जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, यानी कि फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है जैसे, वैसे ही रसोई का संबंध किससे होगा? सब्जी से, फलों से, आयोजन से, या साथियों पकाने से, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, यानी कि फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो मैं कहूंगा रसोई में क्या होता है? रसोई में कुछ ना कुछ पकाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जैसे UKT से PFO आया है, उसके बाद KAJ आया, उसके बाद 3 लेटर यहां पर साथियों कौन से होंगे, ये आपको यहां पर बतलाना है, बस बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें U होता है 21 पर, 21 से P हो गए यानी कि 16 हो गया, 21 से 16 हुआ है और 16 से 11 हुआ है, तो मैं कहूंगा 5 5 5 घटा है, तो K से जब 5 घटाएंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा। 6 का मतलब है F। F कहां पर है? F ये तो यहां पर है और एक यहां पर है। K 11 पर होता है, 11 से 6 हुआ है, 6 से 1 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर जब अगर साथियों 5 घटाएंगे तो आपका साथियों कितना आ जाएगा? यहां पर साथियों V आ जाना चाहिए आपका, ठीक है ना, क्योंकि A से जो ZY ऐसे करके माइनस हो जाएगा। T से O हुआ, फिर J हुआ, तो मैं कहूंगा यहां पर कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। 5 5 5 घटाया जा रहा है, तो FVE कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए करेंगे 16 17 25 52 16 116, ठीक है, फिर साथियों क्या आ गया? 243 आ गया। तो उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। इतनी सी बात आपको यहां पर साथियों बतलाना है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर के 16 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 25 है और उसके बाद साथियों 52 है और उसके बाद 116 है और उसके बाद 243 है। इसमें कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, वही संख्या आपको बताना है। देखिए यहां पर 16 से 17 हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है, यहां पर 17 से 25 हुआ है यानी कि कितना बढ़ाया गया है? मैं कहूंगा यहां पर तो 8 बढ़ाया गया है। यहां पर 25 से 52, तो यहां पर मैं कहूंगा साथियों 27 बढ़ाया गया है। यहां पर 52 से 116 हुआ है, तो कितना बढ़ाया गया है? देख लीजिए यहां पर 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहां पर साथियों कितना बढ़ाएगा? यहां पर देख लीजिए 13 में से 6 जाएगा तो 7 आपका बच जाएगा और 23 में से 11 जाएगा तो 13 बोले तो 12 बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात साथियों आपको क्लियर हुई, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर है तो साथियों बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि लॉजिक यहां पर क्या लगा है। देखिए ये सब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ये भैया। अगर बात कर लेते हैं साथियों, ये 2 का स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है। 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया और ये मान लेते 1 का क्यूब हो गया। तो यहां पर 5 का क्यूब आएगा। जब 5 का क्यूब आएगा तो 127 नहीं आना चाहिए, 125 आना चाहिए, यानी कि 116 में आपको 125 प्लस करना है, वो यहां पर नंबर आएगा। तो 11 आ गया, 4 आ गया, 2 आया, यानी कि यहां पर 243 नहीं बल्कि 241 आएगा। तो गलत कौन सा है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला संबंधित नहीं है। नहीं है तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट साथियों यहां पर मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए भाई कह रहे हैं कि साथियों देखिए आपके सामने 4 आकृतियां यहां पर दे रखी हैं। कितनी आकृतियां आपको दे रखी हैं? 4 आकृतियां आपको यहां पर दे रखी हैं, ठीक है। तो आपसे कुल मिला के साथियों पूछा यह जा रहा है कि चौथी आकृति में कौन सी आकृति आ जाएगी। जैसे कि पहले देखिए, पहले 1 लाइन है यहां पर, फिर यहां पर 2 लाइन कर दी गई, यहां पर 3 लाइन कर दी गई, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 4 लाइन आएंगी। तो 4 लाइन इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसमें ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा लॉजिक देखिए, यहां पर 1 सर्किल है, यहां पर 2 सर्किल हो गए, यहां पर 3 सर्किल हो गए, तो जाहिर सी बात है यहां पर 4 सर्किल आएंगे। तो 4 सर्किल इसमें नहीं है, 4 सर्किल इसमें नहीं है। तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी वाला बचा और यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है पहले ऐसे लाइन बनाएगी, फिर ऐसे बनाएगी, फिर ऐसे बनाएगी, तो जाहिर सी बात है अब ऐसे ही बनाई जाएगी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। तो अब आपके यहां पर साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इन सभी मैथ के क्वेश्चंस को साथियों आप लोग देखिएगा और अच्छे तरीके से साथियों यहां पर आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। चलिए कहेंगे एक वस्तु को 242.50 में बेचा जाता है तो 3% की हानि हो जाती है। क्या 3% की हानि हो जाती है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु को अगर 13% के लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी। देखिए अगर इसको साथियों अगर इसको बात करते हैं साथियों, यहां पर 3% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 97% में इसको बेचा जाता है, तो ये कितने की बिकती है? ये साथियों
ठीक है ना, ये साथियों 242.50 की बिक्री है। ठीक है, कहने के 13%। अब देखिए अगर हम साथियों इसके 242.50 अगर हम 97% यहां पर लिख लेते हैं तो ये 1% की वैल्यू आ जाती है। और यहां पर कहने के 13% लाभ पर अगर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसकी भी गुणा 13 से, यानी कि बोलो तो 113 से करा लो तो 113% की वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए इसको भी 113 से साथियों आपको गुणा कराना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हम साथियों क्या करें, अब हम इसको साथियों सिर्फ हमें कैलकुलेट कराना है। अगर हम साथियों इसको कैलकुलेट कराएंगे तो कितना आएगा, बस इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है। चलिए, तो अगर हम साथियों इनसे हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा ले तो कोई दिक्कत नहीं, इस जीरो से कट के ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करिए, अब इसको साथियों यहां से हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी हमें जगह की जरूरत है पड़ेगी। अब इसको अगर कट करें तो 5 से कट करें, इस पूरे को 5 से कट करते हैं। देखिए 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 जाएगा, 5 अट्ठे आपके 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे आपके 40 हो गए, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। और नीचे कट करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 नीम आपके 45 हो जाएंगे, 3 चला जाएगा, ठीक है ना, 3 चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 5 एकम 5 हो गए, 4 चला गया, 5 ने, अच्छा 5 नीम 45, तो 2 जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, और 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए अगर हम साथियों 445 को 485 को 1942 से अगर भाग करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, मैं कहूंगा साथियों ये लगभग इसका 2.5% है। ठीक है, 2.5%, तो 2.5 ये नीचे आ जाएगा आपका। अब आपको सिर्फ 113 की भाग साथियों 2.5 से कराना है। तो जब आप साथियों 113 की भाग आप 2.5 यानी कि 2.5 से कराओगे तो कितना आना चाहिए आपके सामने, फटाफट बताइए। चलिए, कुछ दिक्कत हो रही है साथियों, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, कुछ मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, देखिए ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेट का यूज करता हूं, 485 और 485 भाग यहां पर कितना आना चाहिए साथियों 19, या तो इसमें दिक्कत हुई है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से कर लेता हूं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैं इसको कर लेता हूं। अगर मैं कैलकुलेटर की मदद से साथियों 24250 की अगर मैं भाग कराऊं, या मैं एक काम कराता हूं साथियों 24250 की गुणा करा लेता हूं 113 से, तो हमारे पास साथियों कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 2425, एक सेकेंड, तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है साथियों 274250। और फिर हमें साथियों क्या कराना है, 97100 इसकी भाग कराना है। तो अगर हम साथियों कैलकुलेटर की मदद से ही कराते हैं कि 97100, तो हमारे पास साथियों कितना आता है, लगभग हमारे पास 282 करके आता है। तो 282 साथियों क्या होगा, 282 हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस इसमें कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन अगर आपने कर ली तो आंसर आप बहुत आराम से ले आएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक्स की धनराशि, एक्स की एक धनराशि को ए अनुपात ए बी सी के इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि एक्स कोई धनराशि है, इसको 3 लोगों में विभाजित किया जाता है, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है। तो बी सी के हिस्सों के बीच का अंतर अगर 455 है तो कहने के एक्स का मान क्या है। एक्स का मान का मतलब यह है कि आपको तीनों की रकम बताना है। क्या बताना है साथियों, तीनों की रकम कितनी है, ये यहीं पर तो माना गया था ना एक्स है। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, इस सवाल को आप कैसे करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको साथियों यहां पर ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है। तो अगर हम मानना चाहे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो आपको पता क्या करना है, आपको साथियों ए अनुपात बी लिख लेना है जो कि 3:5 है, और आपको बी अनुपात सी लिख लेना है जो कि 4:7 है। अब इसको ऐसे कैलकुलेट कराना है, यानी कि जब 3 की गुणा 4 से करोगे, 4 3 12 या 3 चौक 12, तो ये ए हो जाएगा, 4 पंजे 20 तो ये साथियों बी हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सी हो गया। यानी कि आपको अब क्या पता चल गया है, आपको अब पता चल चुका है कि ए कितना है, बी कितना है साथियों, सी कितना है। ठीक है, और यही आपको जानना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर कहा गया है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है,
1455 है, लेकिन यहां पर बी और सी के हिस्सों का अंतर साथियों कितना है, 15 है, ठीक है ना, 15 है। तो मैं कहूंगा साथियों कि 15x बराबर कितना है, 1455 है। तो जब हम साथियों x का मान निकालते हैं और 1455 की भाग 15 से करते हैं तो कितना आता है साथियों, देखिए जरा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 नीम आपके 45 और 5 एकम 5। इसको अगर कट करते हैं साथियों, 3 नीम 27 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया साथियों, 97 आ गया। कितना आ गया साथियों, 97 आ गया। तो इतनी बात क्लियर है, इसको साथियों हटा दो। अब क्या करना है, अब कहने का मतलब यह था साथियों, पूछा आपसे जा रहा था कि x की धनराशि कितनी है, यानी कि जो a के पास है रकम, जो b के पास है, जो c के पास है, वो सब x का मान कितना है। तो इसके लिए आप इसको पूरे को जोड़ लो, 20 12 35 जोड़ लो, कितना आ जाएगा साथियों, 20 12 35। तो यहां पर 20 12 35 की अगर साथियों बात करें, 20 प्लस 12 प्लस 35 की अगर बात करें तो ये साथियों 67 आएगा। यानी कि इस 67 x का मान आपको बताना है। तो x का मान आपको पता है कितना है, 97। तो 67 गुणा 97 आपको बताना है। तो साथियों 67 गुणा 97 जब आप करेंगे तो आपके सामने कितना निकलेगा, 6499 निकलेगा। तो 6499 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। यानी कि दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए वो तीसरी संख्या 100 है और ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 8% अधिक है तो 108 होगी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 28% अधिक है तो 128 होगी। तो अब कह रहे कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों किनका, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा है। 2 से कट करिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 2 चौक, 2 से कट करेंगे, ठीक है, 2 दूना 2 सत्ते आ जाएगा, 2 तिया 2 दूना, यानी कि 27 32 है। तो 27 32 कहां पर अनुपात है, ऑप्शन नंबर ए में अनुपात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि 2800 क्या साथियों, यहां पर 2800 मूल वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूटें देती है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 2800 पर एक बार तो 25% की छूट दी गई है, यानी कि 75% में इसको बेचा गया है, और दूसरी बार में इसको 42% की छूट दी गई, यानी कि 58% में इसको बेचा गया है। तो इसको कैलकुलेट करिए, विक्रय मूल्य आपको मालूम पड़ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो, 25 तिया और साथियों 25 चौक, ठीक। इसको अगर कट करें साथियों, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 आपका हो जाएगा। तो साथियां 21 और 58 की आपको गुणा कराना है। तो 21 की गुणा 58 से साथियों करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 11 आ जाएगा, यानी कि 8 आ गया, 11 आ गया, यानी कि 1218 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 1218 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए कह रहे कि दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, यदि पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% 144, तो मान लेते हैं पहली संख्या 3x है, यानी कि पहली संख्या का 60% जो है वो कितना है साथियों, वो 144 है। तो जरा x का मान आप निकालिए। तो यहां पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तिया और ये 5 आ जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 144 गुणा 5, और यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक। ये 3 भी साथियों इसके नीचे यहीं पर आ जाएगा। अब x का मान निकल आएगा बड़ी आराम से। 3 चौक 12 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो गई, फिर से कट किया, 3 एकम 3, 3 छंग 12 आ गया, 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 80 आ गया। तो कह रहे कि दूसरी संख्या का 30% क्या होगा, दूसरी संख्या 4x है, तो 4 गुणा x बोले तो 80 करोगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 320। ये दूसरी संख्या, इसका आपको 30% निकालना है। तो इसका 30% निकाल लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 की गुणा 32 से करिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 96 आ जाएगा, और 96 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि a अनुपात b बराबर 7:5 है, यानी कि जहां पर a देखने को मिले वहां पर 7 लिख देना, जहां पर b देखने को मिले वहां पर 5 लिख देना। तो ये थोड़ा सा साथियों देखिए, ये a है, 5a है, और ये 4b है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं, 5a प्लस 4b,
अपॉन में क्या है 5a माइनस 4b, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आपको a का मान भी पता है, b का मान भी पता है, यानी कि 5a का मतलब क्या है साथियों 7 है, a का मतलब 7 है, तो साथियों ये आ जाएगा प्लस 4 इंटू b कितना है 5 है, तो यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में भी यही आ जाएगा साथियों 5 गुणा 7 माइनस आ जाएगा बस यहाँ पर 5 गुणा, ठीक है 4 इंटू 5 आ जाएगा। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 माइनस 20 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए साथियों, 5 आ गया और ये 5 55 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा साथियों आपका, नीचे 15 आ जाएगा। अब 5 से कट करते हैं, 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 एकम 5 हो गया, तो मैं कहूंगा 11/3 कहां पर लिखा हुआ है, 11/3 आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को साथियों शेयर करके आप लोग यहां पर जरूर जाएंगे।